हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और अगर लेनी है एक सीट तो ध्यान से देखिए ये हमारी सीरीज़ पेनेशिया सीरीज़ का पार्ट 11 है और मैं इसमें ट्रेजेडी से संबंधित क्वेश्चंस करा रही थी। विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी से संबंधित 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे और 20 क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी। और ये सारा मटेरियल आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा हूँ और मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश सूत्रा, जो कि प्ले स्टोर पे बहुत आसानी से अवेलेबल है ना, आसानी से अवेलेबल। जिनको नहीं पता है उनको बताना ज़रूरी है। तो भाई देखो, इस समय आप लोगों को पता है कि 2022 में जो फॉर्म भरे गए थे यूपी टीजीटी और पीजीटी, उनके पेपर की डेट अभी तो मई और जून आई हुई है। देखिए, वो तो आधिकारिक तौर पर भी अभी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। अब जो भी चल रहा है और कि पेपर अभी होगा नहीं होगा, मगर आप लोगों को तैयारी अपनी मई और जून के हिसाब से ही करनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में बताते हुए, ये बैच स्कोपम वाला जो प्रैक्टिस बैच है, ये स्कोपम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब था टारगेट। टारगेट बैच फॉर पीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए ये बैच है। और इस बैच में आप लोगों के लिए ये 1099 का बैच है, 1100 का। और इस बैच में आप लोगों की लाइव क्लासेस चलती हैं, पीजीटी के ही प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाते हैं। इट इज़ नॉट अ डिटेल्ड बैच, इसमें पीजीटी के प्रैक्टिस पेपर्स कराए जाते हैं। बट जिन्होंने ये बैच लिया है और जो लेके अभी सोच रहे हैं लेने की, तो हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, लेट मी टेल यू। ये जो बैच है, इसमें अगर आप पीजीटी की तैयारी कर चुके हैं या नहीं भी करी है आपने, आप अभी टीजीटी की कर रहे हैं लेकिन आपने फॉर्म डाला हुआ है, तो ये बैच आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें केवल और केवल हम इस तरीके से नहीं है कि क्वेश्चन लिया उसका आंसर बता दिया। मैं आपको बताऊँ कि इसमें हम प्रॉपर नोट्स तैयार कर रहे हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन का, अब आपको मैं बताऊँ कि एक एक क्वेश्चन का कि भाई जैसे एक्सप्लेनेशन दिया, तो उस क्वेश्चन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, सारी चीज़ मैं आपको इसके नोट्स का एक सैम्पल भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मैं स्टूडेंट्स को नोट्स जो है वो, हालांकि सब कुछ इसमें है पीडीएफ फॉर्म में क्योंकि एक पेपर बनता है। अब आप मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मैंने कीट्स के लिए एक एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, वो कीट्स पर था। तो मैंने उसमें सिर्फ कीट्स, ये नहीं है बताया कि आंसर जो है वो कीट्स, इसका आंसर कीट्स है। मैंने इसमें ये भी बताया कि कौन सी टर्म कीट्स के द्वारा जो है वो ली गई है, कौन से नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है। यानी कि इसके में तीन चार पॉइंट्स जो हैं मैं इसमें ले लेती हूँ। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से उनको तो अच्छा लगता ही है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी 4-6 पॉइंट्स और जानने को मिल जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने सिर्फ क्वेश्चन ये था कि भाई जैसे एक पोएम की लाइन पूछी थी। मैंने जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं आपको क्वेश्चन भी बता देती हूँ मैंने क्वेश्चन पूछा क्या था। तो मेरा क्वेश्चन ये था, ये मेरे क्वेश्चन पेपर से, तो क्वेश्चन ये था, एज टू बी द पोइटिकल कैरेक्टर इट सेल्फ, इट हैज़ नो कैरेक्टर, द पोएट हैज़ नन, नो आइडेंटिटी। तो इसमें ये पूछा भाई किसकी लाइन सही है, तो ये कीट्स की लाइन है। और इसमें मैंने ये बताया ये कीट्स की लाइंस किस में थी, ये उनके लेटर की लाइन है। तो मैंने यहीं पे नहीं छोड़ दिया इसको, इसमें मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई आप कीट्स से संबंधित और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेपर में, या प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस तरीके से पॉइंट्स बना के स्टूडेंट्स को समझा दिया। तो ये जो चीज़ है ये उनके लिए भी हेल्पफुल है। ये केवल मैं इसी में नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ मैं अपने पाइनियर बैच में भी करती हूँ। ठीक है, अब ये जो पेनेशिया सीरीज़ का जो मैं आपको बता रही हूँ, तो स्कोपम बैच, तो भाई इतना आप ये सोचिए कि भाई इतना तो लोग जो है डिटेल पढ़ाने के नाम पर पढ़ा देते हैं, क्रैश कोर्स के नाम पे पढ़ा देते हैं। मैं क्रैश कोर्स नहीं कहती, मैं ये प्रैक्टिस बैच है और मैं उसमें इतना अच्छे से एक एक क्वेश्चन के साथ 4-4 5-5 पॉइंट्स और बताती हूँ। और ये नोट्स प्रॉपर मैं तैयार करती हूँ, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे कल मैंने 50 क्वेश्चन कराए, तो 50 क्वेश्चन के हिसाब से जो जो पॉइंट्स थे मैंने वो स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करे। अब आगे के 50 क्वेश्चन के और जो तैयार करूँगी उनके लिए फिर से जो है स्टूडेंट्स को भेजूंगी। तो ये है। तो अब अगर कोई मुझे ध्यान से सुन रहा होगा तो उसे में आ जाएगा ये बैचेस क्या है। और जो मुझे ध्यान से सुनते ही नहीं हो तो यही पूछते रहेंगे इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या कराओगी, कुछ भेजोगी, ना करोगी।
तो भैया ये उनके लिए नहीं है, बाकी ये उनके लिए है जो पढ़ने वाले हैं। ये पाइनियर बैच है, सेम आप ये मान के चलिए पाइनियर बैच ये टीजीटी के लिए, दिस इज ओनली फॉर टीजीटी। लेकिन टीजीटी में भाई ग्रामर वाला पार्ट, लिटरेरी टर्म, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन तो पीजीटी और उसमें साथ में ही होते हैं। अब अगर किसी ने खाली पीजीटी भी भर रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर दोनों बैचेस को बच्चे हमारे साथ में ही लेते हैं और जो इन्होंने पीजीटी भर रखा है वो पीजीटी वाला भी लेते हैं, और ये एक क्वेश्चन लिया उसके साथ 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन मिलते हैं। कई बार क्वेश्चन जो मैं यूँ बताती हूँ ना, नोट्स बताती हूँ या ऐसे ही बता देती हूँ, उनमें से भी आ जाते हैं। तो ये हमारा पाइनियर एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच है। डिटेल्ड बैचेस भी हैं, मगर फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। केवल एक लिटरेचर का बैच भी है जिसमें अब इसके नोट्स तो घर आते हैं, स्कोपम के नहीं आते क्योंकि वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, वो पेपर में तैयार कर रही हूँ। बाकी सबके नोट्स आपके घर पर जो है आते हैं, चाहे ये एक हमारी किताब है, इसके अलावा ये हमारा यूपी टीजीटी का बैच है, यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच है, सबके नोट्स आपके घर पे आते हैं। आपको सिर्फ पढ़ना होता है, अगर आप इतना टाइम दे सकते हैं। करना क्या है, केवल इंग्लिश सूत्रा के ऐप पर आइए, स्टोर में जाके अपना मनपसंद जो है वो देखिए और उसके बाद जो है करिए। अब मैंने यहाँ पर मैं शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पे 20 क्वेश्चंस करा चुकी थी। जिन्होंने इससे पहले का सीरीज नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, पेनिशिया सीरीज 10 देख सकते हैं। और 20 से आगे मैं 21 पे चलूंगी। विच ऑफ दीज ट्रेजेडीज फीचर हु इज ड्राइवन बाय रिवेंज, यहाँ तक तो मैंने करा दिया था। 21 से कराना है, यहाँ से कराना है मुझे। विच कैरेक्टर स्पीक्स द फेमस लाइन टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये ना पता हो कि भैया ये किसने बोला था, और ये बोला था हमारा जो है ये टू बी और नॉट टू बी। सबसे पहले अब मैं आपको इसमें बताऊं, आप लोगों ने भी जवाब दे दिया होगा, इसका आंसर है हैमलेट। ये अब देखो कैसे 4 पॉइंट एक्स्ट्रा पता चलते हैं। देखो ये सॉलिलकी है, ठीक है, हैमलेट की इसमें 7 सॉलिलकीज हैं, ठीक है जी। सॉलिलकी और असाइड में फर्क होता है। सॉलिलकी जो होती है, सॉली मतलब अकेला और लोक्यू मतलब डायलॉग। तो जब स्टेज पे कोई नहीं होता, व्हेन द एक्टर इज ऑल अलोन एंड ही स्पीक्स अ डायलॉग टू लेट द ऑडियंस नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वो होता है सॉलिलकी। एंड असाइड मीन्स अदर एक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द स्टेज एंड एन एक्टर स्पीक समथिंग, और वो मतलब बट अदर एक्टर्स प्रिटेंड एज इफ दे डिडंट हियर एनीथिंग, तो उसको क्या कहा जाता है, असाइड, और उसे सॉलिलकी कहते हैं। 7 सॉलिलकीज जो है वो हैमलेट की है। इसके बाद टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये एपोरिया फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वो कहता है कि जीऊँ या मर जाऊँ और करूँ या ना करूँ, तो दैट इज टू बी या नॉट टू बी, दैट इज। और हैमलेट का भाई एक इसमें है नोबल इन एक्शन, नोबल इन एक्शन, INACTI, कि वो निर्णय नहीं ले पाता। इसके अलावा हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, आर्टिस्टिक फेलियर, TS इलियट के द्वारा कहा गया। ऐसे बताते हैं एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड इयागोज एक्शंस इन ओथलो। देखो भाई, इयागो जो था उसका जो एंसाइन था ओथलो का, उसके प्राइमरी मोटिवेशन थी क्या भाई, व्हाई ही वांटेड टू रूइन द रेपुटेशन ऑफ ओथलो। लव फॉर डेस्डेमोना, नो ही डिडंट लव डेस्डेमोना। जेलसी, अ डिजायर फॉर पावर एंड रिवेंज। देखो भाई, एक ट्रिगर करा था कि कैशियो प्रमोट हो गया था, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। ही वांटेड टू हैव पावर एंड रिवेंज, कि वो ओथलो से मतलब जिसे कहते हैं ना मोटिवलेस मिलाइनी थी भाई, उनके लिए ये वर्ड, इयागो के लिए ये शब्द यूज करा है। और मोटिवलेस मिलाइनिटी जो कॉलब्रिज ने यूज किया, तो क्या बिना बात के, कभी कभी कुछ लोग बिना बात के आपसे चिढ़ने लगते हैं। अब इस बात का सबसे अच्छा है भाई, ऐसा होता है अब यूट्यूब पर आकर मैं इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसमें किसी का अगर किसी को ऐड नहीं भी देखना, वो 3-4 मिनट निकाल सकता, उसके बावजूद भी आके कूड़ा कचरा जाकर यहाँ पर बोल के जाएंगे, है नहीं पागल, फालतू की बात। ऐसी होता, मोटिवलेस मिलाइनिटी पालकर बैठे हुए थे इयागो जी। क्यों? क्योंकि उन्हें पावर, डिजायर फॉर पावर एंड रिवेंज। तो चलिए देखिए, इसके साथ ही हम ओथलो को क्या करते हैं। ओथलो जो है वो डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, दैट इज अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी, ठीक है। ओथलो का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो है गलीबिलिटी।
क्रेड्यूलस, वो बहुत जल्दी यागो पर विश्वास जो है वो कर लेता है। और यागो कहते हैं जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज थीम्स इज नॉट अ मेजर फोकस इन किंग लियर? इनमें से कौन सी थीम जो है वो किंग लियर में मेजर फोकस नहीं रखती है? द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड पावर, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलियल पिटी, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन, द नेचर ऑफ जस्टिस एंड मर्सी। तो इनमें से कौन सा जो है वो किंग लियर का एक मेजर जो है वो इशू नहीं है? और अगर आप इसको ध्यान से देखें और अगर आपने ये प्ले को ध्यान से पढ़ रखा है तो मुझे लगता है कि आप इसका जवाब आराम से दे पाएंगे। हाँ जी, द डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड पावर, द इम्पोर्टेंस ऑफ, देखो ये तो है भी वैसे भी फिलियल इनग्रेटिट्यूड पर, ये तो थीम ही है इसकी कि भाई बेटियों की कृतज्ञता पर ये प्ले जो है वो लिखा गया है। अनचेक्ड पावर है कि जब पावर किसी के हाथ में आ जाती है। करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एम्बिशन इसमें नहीं दिखाया गया है, वो है मकबेथ में। द आंसर इज सी। और किंग लियर के बारे में कहा है बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, ये चार्ल्स लैम के द्वारा कहा गया है, बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कांट बी एक्टेड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फूल इन किंग लियर? जैसे किंग लियर जो है वो कॉर्डिलिया से बहुत प्रेम करते हैं, किंग लियर जो है वो फूल को भी अपना बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो किंग लियर में फूल की आवश्यकता क्या है? ही प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, he offers insightful commentary on the play of his themes, he serves as a voice of reason amidst the chaos। तो भाई देखो ऐसा है कि अगर हम बात करें तो देखिए, हाँ जी, कॉमिक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करता है। जब हम किंग लियर की परिस्थिति को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो फूल सर्व्स जो है, फूल प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। उसके बाद वो किंग लियर को कहता है कि तुम उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए हैं एंड वट एवर यू डिड एनी सेन मैन कैन नॉट डू दैट। उसके बाद है वो रीजन है, मतलब वो तर्क को बताता है। तो ऑल ऑफ द अबव। What prophecy do the witches give Macbeth? He'll become Thane of Cawdor, Banquo's descendants will be kings, he should beware of Macduff, all of the above। देखिए witches जिन्हें पूरे मकबेथ में वियर्ड सिस्टर्स कहा गया है, याद रखिएगा पॉइंट नंबर 1, वियर्ड सिस्टर्स कहा गया है। ये प्रोफेसी करती हैं कि मकबेथ जो है वो थेन ऑफ काउडर बनेगा, बाद में स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और बैंकॉक। लेकिन मकबेथ के बच्चे जो हैं वो राजा नहीं बनेंगे, राजा बनेगा बैंकॉक के बच्चे। और वो ये लास्ट में जो है वो एक वो दिखाते भी हैं कि जो डिसेंडेंट्स ऑफ बैंकॉक जो चले आ रहे हैं, बहुत सारे किंग्स जो हैं वो चले आ रहे हैं। तो ये जब विचेस प्रोफेसी करती हैं तो दिखाती हैं। और ही शुड बी वेयर ऑफ मकडफ। तो ये तीनों ही प्रोफेसीज वो करती हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और विचेस की जो रानी है उसका नाम है हैकेट। विच ऑफ दीज कैरेक्टर्स डाइज बाय सुसाइड? ओफिलिया, डेस्डेमोना, लेडी मकबेथ या कॉर्डेलिया? देखिए ओफिलिया जो है वो गलती से मर जाती है। मतलब वो कहते हैं कि वो एक पेड़ की डाल पे बैठी होती है वहाँ पर, और मेंटल बैलेंस जो है वो लूज़ कर चुकी है। मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और उस बहुत हैवी ड्रेस है, उसमें पानी भर जाता है और वो डाल टूट जाती है और वो एक्सीडेंटली ड्राउंड हो जाती है। डेस्डेमोना को ऑथलो के द्वारा जो है वो मफल्ड अप किया जाता है। कॉर्डेलिया जो है उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो एक ही कैरेक्टर है जो ऑफ द स्टेज सुसाइड करती है एंड दैट इज लेडी मकबेथ, जिन्हें क्रिटिक्स ने फोर्थ विच भी कहा है। What is the play within a play called in Hamlet? देखिए प्ले विद इन अ प्ले ये एक टेक्निक है। हैमलेट इस तरीके से क्लॉडियस के गिल्ट को बाहर निकालना चाहता है और इसको कहा गया है द मर्डर ऑफ गुंजैगो और माउस ट्रैप। दोनों ही इसके आंसर्स हैं, ए एंड बी बोथ आर द आंसर्स। तो ये है द मर्डर ऑफ गुंजैगो और द माउस ट्रैप।
क्लॉडियस जब पूछता है तो द माउस ट्रैप कहा जाता है, तो बोथ ए एंड बी। What object serves as a crucial symbol of Othello's jealousy? ऑथलो किस वजह से जो है वो जेलस होता है? क्योंकि डेस्डेमोना जो ऑथलो का एक एयरलूम है, यानी कि एक खानदानी रुमाल है जिस पे स्ट्रॉबेरीज का सिंबल बना हुआ है, वो खो जाता है। और उसको लगता है कि उसने डेस्डेमोना ने किसी को दे दिया। तो ये एक जो क्रूशियल सिंबल ऑफ ऑथलो's जेलसी वाज द हैंकरचीफ। Which of these characters is not a major antagonist in the play they appear in? Iago ऑथलो में एंटेगनिस्ट है, क्लॉडियस हैमलेट में है, गॉनरेल किंग लियर में है, मैकडफ मकबेथ में नहीं है क्योंकि वो फॉइल कैरेक्टर है। वो मैकडफ मैकबेथ का एंटेगनिस्ट नहीं है एक्चुअली। तो जो मर्डरर है, दो मकबेथ इज कंसिडर्ड द हीरो ऑफ मकबेथ, but if we talk about his intentions, so whatever he did that was against the law and regicide particularly। तो मैकडफ ने तो उसको मार के एक तरीके से डंकन की हत्या का बदला लिया है। What is the ultimate fate of Macbeth? He is crowned the king of England, he is killed by Macduff, he flees to Scotland, he dies of illness। देखो भैया, बात ये होती है कि उसको जो अनटाइमली रिप्ड फ्रॉम द वूम ऑफ हिज मदर एंड दैट इज मकडफ, जब जैसे सिजेरियन के द्वारा बाहर निकाला गया था, यानी कि मकडफ, उसके द्वारा मकबत की हत्या की कर दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड वन ऑफ शेक्सपियर्स 4 मेजर ट्रेजेडीज? शेक्सपियर की जो 4 मेजर ट्रेजेडीज हैं वो होकम है, यानी कि हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर एंड मकबेथ। यही इसका बहुत पुराना जो है वो तरीका है हुक्म से याद करने का। हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर एंड मकबेथ। तो हैमलेट है, ऑथलो है, किंग लियर है, मकबेथ नहीं है। तो रोमियो एंड जूलियट उनकी जो है वो एक उनकी जिसे कहना चाहिए ट्रेजेडी ऑफ पैशन है, ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। तो रोमियो एंड जूलियट, जो एक रोमियो एंड जूलियट में एक्चुअली हीरो या हीरोइन में तो कोई ट्रेजिक फ्लॉ है ही नहीं, दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस। और रोमियो और जूलियट में जिसे कहते हैं फोर शेडोइंग जो दिखाई जाती है, वो माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट, ये वाली है। और ये बेसिकली फैमिली फ्यूड पर आधारित जो है वो कहानी है। इन हैमलेट व्हाट इज द कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस? हैमलेट जो कि एक अच्छा खासा विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जिनको लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके फादर की हत्या, मतलब उनको पहले ये नहीं पता होता कि उनके फादर की हत्या हुई है, बट जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और बहुत जल्द उनकी मदर ने उनके चाचा से शादी कर ली है, एंड व्हेन ही केम बैक एंड ही गॉट द शॉक ऑफ हिज लाइफ कि जो घोस्ट है, जो सुपर नेचुरल एक एलिमेंट दिखाया है इसमें, घोस्ट हैमलेट को बताता है कि उनको कान में एक जहर जो है उड़ेल कर उनकी हत्या की गई थी। तो हैमलेट पे बहुत दबाव पड़ता है और वो अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देता है, ऐसा दिखाता है कि एज ए वो पागल हो चुका है। तो ये दोनों ही चीज़ों से है, मर्डर ऑफ हिज फादर एंड हिज मदर्स हेस्टी मैरिज टू हिज अंकल। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। What is the green-eyed monster in Othello? ये मैंने अभी आपको बताया था, बातों बातों में बताया था। Green-eyed jealousy, my lord, is the green-eyed monster। और बिल्कुल सही बात है भाई, ईर्ष्या आलोचना की बड़ी बहन है, और ये बात बिल्कुल सही है कि ईर्ष्या जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देती है, वो जो उठाती नहीं है। कि एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा जो होती है वो इंसान को कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, लेकिन जो जेलसी होती है ना वो बर्बाद कर देती है। तो ये है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर इज जेलसी। हु इज द ट्रैजिक हीरो इन मकबेथ? देखिए भाई, मकबेथ का हीरो मकबेथ ही है, ऑल्दो हिज एक्ट्स आर हीनस एंड विलेनस, बट ही इज द हीरो। क्यों है हीरो? जैसे कि टी.एस. इलियट ने कहा है कि ये आर्टिस्टिक सक्सेस है और इसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है, बिकॉज जो मकबेथ फील कर रहा है वी आर फीलिंग द सेम व्हेन वी वॉच द प्ले।
और मकबेथ को कभी जब मकबेथ प्ले हुआ करता था ना, तो मकबेथ प्ले को मकबेथ से नहीं पुकारते थे, कि इसको स्कॉटिश प्ले कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, जैसे कहना चाहिए ना, एक जिंक्स प्ले माना जाता था। What is the central theme of King Lear? Love and betrayal, power and madness, appearance and reality, all of the above. देखो भैया सब कुछ ही है, प्रेम और धोखा भी है, अपने पिता से प्रेम और उसके बाद उन्हें धोखा देना, किंग लियर का पागल होना, कहाँ पावरफुल थे कहाँ पागल हो जाते हैं, और अपियरेंस एंड रियलिटी, दिखाया ऐसे गॉनरिल और रीगन ने एज ए जस्ट मैड आफ्टर देयर फादर, और कैसे उन्होंने अपने पिता को दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। बड़ी जो है ना दिल को छू लेने वाली कहानी है किंग लियर की। तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव। Which of these tragedies features a play within a play? ये क्वेश्चन अभी आया था, माउस ट्रैप या द मर्डर ऑफ गोंजागो, एंड दैट इज हैमलेट। What is the significance of the witches in Macbeth? देखिए भाई, ये बेसिकली जब हैमलेट मकबेथ जो है शेक्सपियर ने लिखा था, तो उनका एक एम ये था कि अपना नाम जो है वो गन पाउडर प्लॉट से क्लियर कराना। इसके लिए उन्होंने बैंकुओं के वंशजों, यानी कि जिनमें से एक जो है जेम्स फर्स्ट थे, उनको उठाकर किया था, जबकि इतिहास में मकबेथ कोई बुरा राजा नहीं था। डंकन जो है वो कोई बहुत अच्छा सज्जन राजा नहीं था, और मकबेथ कोई बुरा राजा नहीं था, और वो आपस में कजन्स थे। जेम्स फर्स्ट को द वाइजेस्ट फूल कहा जाता है इतिहास में, और उन्होंने किताब लिखी थी डिमोनोलॉजी, जिसमें से शेक्सपियर ने विचेस का कैरेक्टर जो है वो लिया, जिन्हें थ्रू आउट द प्ले वियर्ड सिस्टर्स कहा जाता है। अब ये वियर्ड सिस्टर्स जो है वो क्या बताती हैं? वो फेट एंड डेस्टिनी बताती हैं, पावर ऑफ इविल बताती हैं, और कैसे मकबेथ का पतन होने वाला है, ये सब वो अपनी भविष्यवाणियों में बताती हैं। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Now the next question is, who is Iago in Othello? Othello's loyal friend, Othello's manipulative ensign, Othello's wife's lover, Othello's rival. देखो भैया, ऑथलो का मैनिपुलेटिव, ऑथलो को अपने दिमाग से, जो इंसान अपने दिमाग से नहीं चलता ना, वो बावला ही बनता है, और ऐसे ही ऑथलो जो हैं उनके साथ यही हुआ था। ऑथलो's manipulative ensign. What is the cause of Ophelia's death in Hamlet? She is murdered, she drowns accidentally, she dies of grief, she commits suicide. देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि वो एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है। वो एक पेड़ के उस पर बैठी होती है, गाउन पे पानी भर जाता है, एंड शी ड्राउन्ड। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, व्हिच ऑफ दीज ट्रेजेडीज एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट? हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, ऑल ऑफ द अबव। देखो भैया, तीनों ही ट्रेजेडीज ऐसी हैं जिनमें हीरो उसके अंत में मर गए, ठीक है, और ये तीनों ही हैं, तो इसलिए इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो भाई देखिए, बीच बीच में मैं आपको और चीज़ें भी बताती रहती हूँ जो बहुत काम की होती हैं, और अपने जो मेरे पेड बैचेस होते हैं उनमें तो मैं एक क्वेश्चन के साथ इस तरीके के नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो इफ़ यू फील लाइक कि हाँ, हमको जो है अपनी तैयारी को और शार्पनेस देने के लिए ये बैचेस खरीदने की आवश्यकता है, देखो भाई ऐसा है, जब तैयारी अच्छे से करनी होती है ना, तो ये नहीं सोचते कि इधर उधर भटक लें यार। ये अब आपका जो समय है ना, वो बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो पढ़ रहे हो अपने उस पर मेहनत करो, बार बार पेपर सॉल्व करके देखो, हर चीज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन रट लोगे, देखो भाई, पिछली बार किस्सा बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट ने उस तैयारी करना शुरू, मतलब उसको तैयारी के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसको मैंने कई बार समझाया था कि पहले तुम उस ढंग से जो है वो तैयारी करो। उसने क्या करा, क्वेश्चंस रट लिए, क्वेश्चंस के आंसर्स को रट लिया, ABCD करके जो मतलब ऑप्शंस थे उनको रट लिया। अनलेस यू अंडरस्टैंड द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन कि किस रेफरेंस में पूछा गया, आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर क्वेश्चंस को जरा सा भी घुमा दिया गया, या जिस तरीके से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं वैसे ना पूछ के कुछ और घुमा के पूछ लिया, तो आपको क्वेश्चन नहीं रटने हैं, उनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको पता होने जरूरी है, तभी तो आप इतने सारे कंपटीशन में अपनी जगह बना पाएंगे। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन के, और उसका जब मेरे स्टूडेंट ने, जब उसने मुझे बताया, मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता। जब हम तुम्हें पढ़ाते हुए एक एक चीज बताते हैं, तो तुम उन पे ध्यान क्यों नहीं देते कि सिर्फ क्वेश्चन के आंसर रट लेने से क्या होगा।
अनलेस यू नो द रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन। यही मेरा एम होता है कि मैं स्टूडेंट्स को रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट जरूर बताऊं कि किस बारे में बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, तो वो अच्छे से जवाब दे पाते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं जल्दी।